बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद। और आज जैसे कि नाज़रीन हमारा मौजू है अफ़गानिस्तान के हालात, पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात डेडलॉक का तो शिकार हैं, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़ा जाएगा, मामलात कैसे तय पाएंगे। और अफ़गान तालिबान ने जो वादे किए पूरी दुनिया के सामने, जो मुआहदे किए उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। इमदाद भी ली गई, अमेरिका से इमदाद ली गई, यूएई से इमदाद ली गई और यह वादा किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज भी वहाँ कैंप्स मौजूद हैं, तरबियत गाहें मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हर रोज़ कोई ना कोई हमला कर दिया जाता है। इस सूरत हाल का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही दुनिया के वो तमाम मुआहदे आपके सामने रखेंगे कि किस मौके पर अफगान तालिबान ने मुआहदे किए, दुनिया को यकीन दहानी कराई कि हम अफगानिस्तान को एक पुरअमन मुल्क बनाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें तमाम उन चीज़ों की निशानदेही कर दी गई कि किस तरीके से कलअदम तहरीक तालिबान को वहाँ से सपोर्ट की जा रही है, उनको सिक्योरिटी पासेस दिए जा रहे हैं, उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी से इस्तिस्ना उन्हें करार दिया गया है। फिर वहाँ से लोग जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अगर जाते हैं तो लोग सवालात क्यों ना उठाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर दहशतगर्द पनप रहे होंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा भी है, उस रीजन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़े मौजूद आज मेहमान होंगे, आपके सामने रिपोर्ट्स भी रखेंगे, एक जायजा रिपोर्ट्स भी होंगी, अब तक के एदाद शुमार भी आपके सामने होंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है। अफगान तालिबान ने जो आज तक किया पाकिस्तान की तरफ से भरपूर सपोर्ट के बावजूद, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी और काबीना के रुकन जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सफारतकार जनाब जमील अहमद साहब, जबकि माहिर अफ़गान अमूर एहसान टीपू महसूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद होंगे, तहरीक नौजवानान के सरबराह हैं, और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज और ब्रिगेडियर हामिद सईद भी हमें वक्तन जब मौका मिलेगा तो उनसे भी हम फ़ोन पर बात करेंगे। मलिक साहब, फवाद स्क्रीन पर भी आप देखेंगे वो सारे एदाद शुमार, उस तमाम रिपोर्ट्स कि जो मुरतब की गई हैं, जो मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं। ये महज सियासी इल्ज़ामात या बयानात नहीं हैं, बल्कि वो रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि किस तरीके से वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, मीडिया का गला वहाँ किस तरीके से बंद किया गया है, ख़वातीन के हकूक़ किस तरीके से पामाल किए गए हैं, वहाँ तालीमी इदारों पर ख़वातीन पर पाबंदी है, जबकि यह वादा किया गया था कि वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये भी सामने रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। सर, डिबेट के अंदर हम 2 घंटे की ये डिबेट होगी, 8 से 9 और फिर 10 से 11 आप इसको देख सकेंगे। हम इसके ऊपर इस डिबेट में जो है वो इसका दूसरा सीज़न हम कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान के बिहेवियर और फिर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस अफ़गान मामलात के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सर, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हम वक्तन फ़वक्तन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ और डिस्कशन के लिए एक भरपूर वक्त के साथ मौजूद डिबेट को ओपन करते हैं, सवालात की तरफ जाते हैं। जमील अहमद खान साहब, सर मैं स्टार्ट आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि सफारती मामला है। हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा या तालिबान हुकूमत के मुख्तलिफ तर्जुमान उस सारे मुज़ाकरात की कहानी हमें अपनी टीवी स्क्रीन पर बताते नज़र आते हैं कि जिसके हवाले से पाकिस्तान ने खामोशी रखी हुई है। तो सर, क्या ये खामोशी किसी वजह से है, इसके पीछे कोई ऐसा मामला है कि जिसमें सफारती मामलात पे खामोशी रखी जाती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम ने अब तक उन तमाम मामलात के ऊपर रोशनी नहीं डाली कि जिसके उन्होंने मुतालबात अफ़गान तालिबान से किए? क्योंकि अफ़गान तालिबान ही हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि आप फतवा दीजिए, दारुल अफ्ता तक जाइए और उन तमाम लोगों को गैर मुस्लिम या गैर कानूनी करार दीजिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। तो सर, पाकिस्तान अपना स्टांस उस तरीके से रखना नहीं चाहता, कोई इसके अंदर एहतियात मलूज़ खातिर है, वह वजह क्या है? या बिल्कुल एहतियात तो मलूज़ खातिर है, इसलिए कि हमारे जो बहुत बेहतर और बेहतरीन करम फरमा जो हमारे सालिस हैं वो भी इसमें शामिल थे, और उसमें जब तक के ज्वाइंट एलामिया सालिसों की तरफ से ना आता या आइंदा आने वाले दिनों में अगर दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ जिसकी की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं, तो ऐसी सूरत में जब तक वो सूरत हाल ना हो तो पाकिस्तान अपनी बड़े मरबूत तरीके से और बड़े मेच्योर तरीके से आजकल अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामलात को आगे लेके चल रहा है। और मैंने ये देखा है मार्का हक के बाद भी जितने बयानात सारों का एग्जामिन किया है मैंने, 26 अप्रैल को जो एलामिया शाया किया नेशनल
सिक्योरिटी कमेटी ने उस वक्त से लेके आखिर वक्त तक मार्का हक के एक मंतकी अंजाम तक पहुंचने का और जंग जीतने का, इन तमाम का अगर अहाता किया जाए तो बड़े मेच्योर, तो ये भी एक मेच्योरिटी की निशानी है कि जब तक कि हमारे सालिस और जब तक कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट इसमें न निकलती, उससे पहले ये बात दुरुस्त है कि चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन वो गैर मुसद्दका तरीके से सामने आई है। ये बात भी दुरुस्त है कि जनाब अमीर मुत्तकी साहब ने कुछ चीजों पर से पर्दा उठाया है, लेकिन बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की डिमांड तो वो बड़ी माकूल सी डिमांड थी जो कि एन इंटरनेशनल मुआहदों के मुताबिक थी और जिसपे के तमाम के तमाम हमारे सफारती मामलात भी जिस पे थ्राइव करते हैं। मिसाल के तौर पर सारे का सारा आगाज कहाँ से शुरू हुआ? दोहा एग्रीमेंट पर, जब अफगान तालिबान ने साइन किया और उन्होंने उन तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, और उसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन थी कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी दोहा एग्रीमेंट को इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी दस्तावेज की अहमियत यानी कानूनी अहमियत किस तरह मिल गई कि सितंबर के महीने में 2021 में इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स कर दिया, तो इसलिए ये एक बैनुल-अक़वामी दस्तावेज बन गई और फिर ये एक हिस्सा बन गया कि ये बैनुल-अक़वामी कानून का एक हिस्सा बन गया कि लाजिम है इन तमाम स्टेक होल्डर्स पर कि वो उसकी पासदारी करें। तो क्योंकि तालिबान ने इसकी पासदारी नहीं कर सका और हर मर्तबा मुतअद्दिद बार तालिबान कह चुका है, बल्कि अब कल के बयान में भी मोहतरम अमीर मुत्तकी साहब के बयान में भी उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन पर कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, जबकि ये बात इस बात की नफी करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चले पाकिस्तान तो जो बात कर रहा है सबूत के साथ कर रहा है उस पर आ जाते हैं, लेकिन एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने 3 मरतबा अपनी रिपोर्ट्स को मुरतब किया और तीनों मरतबा उसने निशानदेही की है वो 20 से ज्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप इस वक्त पनप रहे हैं, जो जिनको के दवाम बख्शी जा रही है इसमें अफगानिस्तान में, उनका जिक्र हो चुका है। तो पाकिस्तान ने भी तो यही बात की ना कि जो आपने कमिटमेंट की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और हमसे जो कमिटमेंट की हुई है उसको पूरा कर ले, और उसको उनको पूरा करने से इनकारी है वो बेसिकली। जमील साहब मैं सब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। टीपू साहब मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, मैं हुज़ैफा साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा कि ताकि पता लग सके पाकिस्तान इस वक्त कहाँ मौजूद है। आपके पास जो सवाल है जो जमील साहब ने उठाया कि मुत्तकी साहब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई टेरर ग्रुप, कोई दहशतगर्द ग्रुप मौजूद नहीं है। आप तो ज़मीनी हालात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं जो अफगानिस्तान में, तो ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊँगा। ज़रा मैं पहले हुज़ैफा रहमान साहब से पूछूँ। हुज़ैफा साहब, अब तक जो मुज़ाकरात में चीज़ें तय हुई या पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान को किसी जगह पर काउंटर किया है, किसी जगह पर पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूर किया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द फितना अल खारिज को जो वो रोके, उसको जो है वो हिंदुस्तान की सरपरस्ती में पाकिस्तान में कार्रवाइयों से जो है वो किसी ना किसी तरीके से उसके आगे बंद बांधे। कोई पाकिस्तान को कामयाबी मिली है? हुज़ैफा साहब, हुकूमत क्या समझती है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको पता है कि माजी में मैंने कई अफगान तालिबान के इंटरव्यूज भी किए। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है पहले जलालुद्दीन हक्कानी के छोटे बेटे नसीरुद्दीन हक्कानी हुआ करते थे, जो असल में मुल्ला उमर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे, और इस्लामाबाद में उनकी जो है एक नागहानी मौत हुई थी। और उनके जो बड़े भाई हैं जो सिराजुद्दीन हक्कानी, वो लंबा अरसा इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के आर्मी चीफ रहे। आजकल वहाँ के वजीर दाखिला और वजीर दिफा का चार्ज भी उनके पास है। उनके वालिद आपको पता है जलालुद्दीन हक्कानी जो है असल हक्कानी नेटवर्क के सरबराह थे, और कोल्ड वार के दौरान जो है जो रशिया को असल शिकस्त थी वो जलालुद्दीन हक्कानी की सरबराही में हक्कानी नेटवर्क और उन तालिबान गिरोह ने दी थी। कुछ अर्सा पहले उनके जलालुद्दीन हक्कानी की डेथ के बाद उनके जो छोटे भाई हैं हाजी खलीलुद्दीन हक्कानी, वो बेसिकली मिल्लत इस्लामिया अफगानिस्तान जो है उसमें वजीर भी थे, और उनको वो क्लेम करते हैं कि दाइश ने खुद कुछ धमाका किया जिसमें उनकी जो है मौत हुई। तो बेसिकली ये वो ग्रुप था हक्कानी नेटवर्क का जो हमेशा से पाकिस्तान के राइट साइड पे रहा और हमेशा पाकिस्तान की अहमियत को भी समझता था। और दे नोज वेरी वेल के चाहे ड्यूरिंग कोल्ड वार हो या ड्यूरिंग आफ्टर 9/11 जो अमेरिका और अफगानिस्तान की वार थी, उस वार को कामयाब करने में
अफगान तालिबान में से ये जो बड़ा गिरोह है ये जानता था, चूंकि ज़ाहिर है मैंने जब सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम लिया, ही वाज द आर्मी चीफ, यानी पूरी जंग तो उसने लड़ी है, तो इन लोगों को पता था कि पाकिस्तानी क्या अहमियत है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वहां पे, मैंने इसलिए आपको पूरा बैकग्राउंड बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला हिब्बतुल्ला और मुल्ला उमर का जो बेटा है, इनके दरमियान भी एक शदीद किस्म की रिफ्ट है। मुल्ला याकूब के दरमियान मुल्ला हिब्बतुल्ला ये एक है और सिराजुद्दीन हक्कानी अलहदा है। और मुझे जाती तौर पे पता है कि सिराजुद्दीन हक्कानी यहाँ तक समझते हैं कि उनके चचा हाजी खलीलुद्दीन हक्कानी को भी असैसिनेट करवाने में उस दूसरे ग्रुप का किरदार है। तो बेसिकली जो दूसरा ग्रुप है, इन्होंने अपनी पींगे दिल्ली की तरफ बढ़ा ली हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह जो हक्कानी नेटवर्क है वो अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहे हैं। और चूंकि उन्होंने इंडिया की तरफ पींगे बढ़ाई हैं मुल्ला उमर के बेटे ने और मुल्ला हिब्बतुल्ला ने, तो वो बेसिकली दोबारा से जो हामिद करजई के दौर में और उसके बाद जितने भी अदवार आए उसमें जो 70 के करीब जो है कौंसल खाने जो है खोले जा रहे थे भारत के, कुछ खोले भी गए, उस दोबारा एजेंडे की तकमील के लिए दिल्ली से रजू करते हैं। दिल्ली को भी हमने जो अल्लाह के फजल करम से ऑपरेशन बनानुल मरसूस में जो अल्लाह के उनका इलाज किया है, तो अब वो हमारे साथ डायरेक्ट वॉर कर नहीं सकते। अमेरिका का बड़ा प्रेशर है, अपने 10 के करीब तैयारे गिरवा चुके हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इजी टारगेट है कि अफगान तालिबान को कुछ 40-50 करोड़ डॉलर की इमदाद दे दें और हमारे साथ ये बॉर्डर पे टेंशन रखें। और अफगान तालिबान बराह रास्त हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते, तो वो टीटीपी को सपोर्ट फराम कर रहे हैं। तो बेसिकली टोटल क्लाउड ये है जो तालिबान को भी समझ नहीं आ रही। और अल्लाह के फजल करम से मैं आखिर 1 मिनट लूंगा, जो ये टर्की के और अल्लाह के आपका भला करे कतर के ताउन से जो मुज़ाकरात हुए, उसमें इस्लामिक दुनिया को हम ये क्लियर कर चुके हैं और ये बावर करा दिया है कि वाकई दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रही है अफगान हुकूमत तालिबान पे, जो तालिबान हुकूमत है, और ये ना उनके खिलाफ ऑपरेशन करने दे रही है, ना ऑपरेशन हमें करने की इजाजत दे रही है, ना खुद कर रही है, ना इवन ये ने जो हमारा ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन जो आपकी टोटल जो है ये काबुल यानी हयाताबाद से ले और उधर जो है जलालाबाद के दरमियान उसके इर्द गिर्द उन्हें आबाद किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनली अल्लाह के फजल करम से अपने बिरादर इस्लामी मालिक को स्टैब्लिश करा चुके हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा डिबेट के सिलसिले में शामिल होंगे। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। किसान टीपू साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपके सामने रखूं कि अफगान तालिबान ने आलमी बरादरी से भी मुतअद्दिद तहरीरी और ज़बानी वादे किए कि वो बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन को दूसरे मुमालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इन मुआहदों में मुआहदा जो है 2020 का, जिसमें अमेरिका और तालिबान के माबैन हुआ, UAE, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सह अफ्रीकी मुआहदा भी शामिल है। जबकि तालिबान ने धोखाधड़ी का मुजाहरा किया और अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने बहुत से ममालिक से रियायतें भी ली, माली फ़वाइद भी लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन पर लाजम था कि वो बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू करते, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। और 5000 तालिबान कैदी रिहा उन्होंने करने थे, जिसके बाद ये यकीन दिलाया था कि ये कैदी किसी जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो भी दोबारा जंग में शामिल हो गए। और तालिबान ने उस वक्त भी अशरफ गनी हुकूमत से किसी बातचीत के बजाय जंग तेज़ की और काबुल पर चढ़ाई कर दी। क्या आपको लगता नहीं है कि अफगान तालिबान ने हमेशा इन मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी की? अब्दुल्ला गुल साहब, ये अपनी ट्रेचरी के अंदर मशहूर हैं, धोखाधड़ी के अंदर, और ये हमें मालूम है सारे मामले का। लेकिन इस सब के बावजूद दोहा मुज़ाकरात जो हुए, जिसका जिक्र किया गया, क्या उनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं? क्या जो दुनिया को पूरी जंग के अंदर झोंक दिया गया और पूरी दुनिया के 48 ममालिक जो है आईएसएफ फोर्सेस के तले जो है वो अफगानिस्तान में इकट्ठे हुए, तो फिर पाकिस्तान का भी तो हक बनता था कि उस मुआहदे की जो जितनी भी शिकें थी उनको समझता। एक तरफ अफगानिस्तान था तो दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका बहादुर था। अमेरिका बहादुर ने भी जो है उस मुआहदे के अंदर दस्तखत किए थे और ये गारंटी दी थी कि इस खित्ते के अंदर जो है अमन और अमान होगा और रीजनल कंट्रीज के अंदर जो है वो किसी किस्म की दहशत गर्दी नहीं होगी समेत पाकिस्तान के, और टेररिस्ट हाइडआउट्स जो है वो नहीं बनने दी जाएंगी। दूसरी जानिब जो है तकरीबन शिगार रिपोर्ट के मुताबिक $7.3 बिलियन और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मुतअद्दिद बार कह चुके तकरीबन $10 बिलियन का
असला वो वहां छोड़ गए। तालिबान एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा चप्पे चप्पे पे कंट्रोल है, और दूसरी जानिब जो वो ये झूठ बोलते हैं कि जी हमारा तो दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्योंकि उनका ये बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तमाम असला जो है वो उन्होंने अपने ज़ेरे कब्जा किया हुआ है, और अगर ये दहशतगर्दों के पास जा रहा है तो इसका मतलब है उनकी कंसेंट से जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जी आप हमें 10 अरब रुपए दें तो हम इनको दूर दराज के इलाकों में शिफ्ट कर देंगे। इससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि ये उनके कंट्रोल में है, तभी तो वो कहते हैं कि हम आपको जो है दूसरे इलाके में शिफ्ट कर देंगे। इस सारे के अंदर भारत एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता है। भारत के मुतालिक जो है किसी को ये शक व शुबा नहीं रह गया दुनिया में भी कि उसने जो है वो मगरिब के अंदर भी और मशरिक के अंदर भी टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया, और आज अफगानिस्तान में वो बाकायदा बराह रास्त मुलविस है। उसकी दो ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो सपोर्ट करता है बराह रास्त और इसको क्लेम करता है, वो है एक BLA और एक है मजीद ब्रिगेड। दोनों को अमेरिका ने हाल ही में जो है उनके ऊपर पाबंदी आयद की, लेकिन अफगान जो उनका मीडिया है, भारतीय मीडिया, वो उस पर बैठे हुए और उनके लोग खुलेआम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके ना सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होते हैं और ना उनकी जो लीडरशिप BLA और मजीद ब्रिगेड की है उसको इंटरनेशनली जो है पकड़ा जाता है। दूसरी जानिब जो है वो TTP और जो उनके माबैन TTA के माबैन जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि मुत्तकी साहब जो हैं वो जाके भारत के अंदर जो है वो जो काम करके आए हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की कौम, उनका असासा और उनका ईमान और उनकी हमियत और सालमियत का सौदा किया है। पाकिस्तान के साथ उनका जो मामला है वो उन्होंने पैसे लेके जो है अपनी जेबें भरी हैं, ना कि अफगान कौम की तर्जुमानी की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस टाइम पे तमाम जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके अंदर जो डोमिनेंट फैक्टर है वो पश्तून बरादरी का है, क्योंकि आज ही मेरे पास अफगान डेलीगेशन आया हुआ था जो नॉर्थ से ताल्लुक है, पंशीर से ताल्लुक है, और उन्होंने यही कहा कि हम जो इस टाइम पे अमीर मुत्तकी जब तक खुद वीजा देते हैं, और वो सिर्फ जो तालिबान के खास लोग हैं जिन्होंने भारत में जाके या इलाज कराना होता है या वहां ब्रीफिंग्स लेनी होती हैं, उनको वीजा मिलता है और उनके हवाले से जो है वो जाया जाता है। अब ये बातें इतनी खतरनाक हो चुकी हैं क्योंकि इस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, और साथ ही साथ जो है हम ये देख रहे हैं कि ये वक्त को सिर्फ बाय किया जा रहा है। ये कभी नहीं मानेंगे, ये स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे जब मौसम में बहार आएगा, तो ये जो जिसको जश्न बहारा भी कहा जाता है और नौरोज भी कहा जाता है, वो टीपू साहब जानते हैं इस बात को। ये उसके बाद फिर हमला करेंगे। अभी ये अपने ठिकाने जो है वो तब्दील कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मलिक साहब बड़ी अहम है वो ये है कि इस सारे के अंदर गारंटी कौन देगा, क्योंकि तुर्किया हो या कतर हो, ये बूट्स ऑन ग्राउंड की गारंटी नहीं दे सकते। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर अगर वो नहीं मानेंगे इनकी बात तो फिर वो क्या करेंगे, वो क्या हिकमत अमली होगी। इसलिए ये बड़ा खतरनाक मामला है, और इसकी मिसाल ऐसे है कि गजा के अंदर क्योंकि कोई गारंटर उस तरह का मौजूद नहीं है जिसने इजराइल के हवाले से नकेल डालने की बात की हो, तो आज आप देखें कि वो मुआहिदा कहाँ खड़ा है और उस मुआहिदे को किस तरीके से कुरान की एक आयत है, मैं चाहूंगा वो जरूर मैं उसका एक मफहूम ये तर्जुमे का जो मफहूम मैं जरूर बयान करूं कि अगर दो मुसलमानों के गिरोह आपस में लड़ पड़े तो तीसरा जो गिरोह मुसलमानों का उसे सुलह करानी चाहिए। अगर सुलह के अंदर जो ग्रुप सुलह के बावजूद ज्यादती पर कायम रहे फिर उसके खिलाफ दूसरे के ऊपर भी जो है वो जहाद फर्ज हो जाता है। ये मैं कुरान की एक आयत का मफहूम आपको बता रहा हूँ। मैं जरा टीपू साहब की तरफ चले। टीपू साहब दो सवालात जो है वो आपके सामने मैं चाहूँगा ज़रूर रखूँ। एक तो मुत्तकी साहब का दावा कि कोई ग्रुप ही मौजूद नहीं है, दहशतगर्द यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं या हम कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते, इसका मेरिट क्या है? और इससे आगे एक अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट एक उठाया है कि जो इस वक्त मौजूद हुकूमत है वो अफगानिस्तान के 13-14 जो नस्ली ग्रुप्स हैं उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, वो एक कब्जा जो है वो किए हुए काबुल के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, और वो अफगान अवाम के जो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं या जो मुख्तलिफ जो उनके ऐसे कह लें कि जो ग्रोह हैं नस्ली, उनकी नुमाइंदगी नहीं करते। तो क्या ये बात दुरुस्त है अगर अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत को देखा जाए? हाँ, अगर अफगानिस्तान के हालात और जो तालिबान की 20 साल इंसर्जेंसी थी तो उसमें यानी अफगान तालिबान अकेले नहीं लड़े, वहाँ पे अमरीकियों के खिलाफ, नेटो के खिलाफ या जो हुकूमत थी करज़ई और हमें अशरफ गनी की, तो उनके साथ और भी जिहादी जो ग्रुप्स थे उसमें TTP भी पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें फिर ETIM जो चाइना मुखालिफ ग्रुप है वहाँ पे, एक और है TIP
उसमें जो ताजिकिस्तान मुखालिफ ग्रुप है जिसको अंसारुल्लाह कहते हैं, वो भी उसमें, अलकायदा की भी थी उसमें शिरकत। तो ये एक आप कह लें कि जिहादियों का एक इतिहाद था जो अफगानिस्तान में लड़ा, और इनने फिर वहाँ पे यानी उसका नतीजा यही निकला कि 15 अगस्त 2021 को उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो उसमें अफगान तालिबान के यानी वहाँ पे अगर आप किसी से बात कर लें तो वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका एक ये भी कंसर्न है कि अगर इनके सामने TTP पे या पाकिस्तानी तालिबान के जो और दड़ हैं उस पर कोई पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, उसके खिलाफ हमने कोई एक्शन लिया, तो कल ये न हो कि फिर अमेरिका भी हमसे कहना शुरू कर दे, चाइना भी, या जो ताजिकिस्तान वगैरह, ईरान जैशुल अदल जो ग्रुप है उसका भी नाम आ रहा है कि उनकी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का यहाँ पे है कंसर्न या उनका एक मुतालबा है, तो उसमें यानी पाकिस्तान बहुत जस्टिफाइड है पिछले 4 साल से, क्योंकि हम ग्राउंड पे मॉनिटर भी करते हैं जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से, कि बहुत ज़्यादा हमले, यानी उसमें हम इजाफा भी देख रहे हैं मुसलसल, उसमें शिदत भी आ रहा है, उसमें बड़े तर्ज के हमले भी शामिल हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान भी हो रहा है। तो पाकिस्तान ने कोशिश की 4 सालों तक के सफारतकारी के जरिए इस मामले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन अफगान तालिबान ने एक नहीं सुनी। अभी भी यानी आपने जो शुरू में बात की कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, तो उसके हवाले से जो अफगान तालिबान या डेलीगेशन के जो अहम रुकन थे रहमतुल्लाह नजीब, जो उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में कि वो अब मजीद भी एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि टर्किश जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि जो टर्किश डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और MIT के जो चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ, कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो असेसमेंट है कि अब जो मामलात हैं वो बाकायदा जंग की तरफ वो जा रही हैं, और जंग के बाद अगर यानी कोई फिर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। और जंग के साथ साथ जो रिजीम चेंज वाला ऑप्शन है, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान हो सकता है रिजीम चेंज की तरफ भी चला जाए। मैं शॉर्टली उसके नाम लूंगा, यानी पहले तो टेररिज्म का इशू है कि वो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान उसमें मुलविस है। सेकंड, जो ड्यूरन लाइन का इशू है, यानी पिछले भी जो अफगान हुकूमतें थी तो वो सिर्फ वर्बली ड्यूरन लाइन का इशू वो उठाती थी, और उसके हवाले से यानी लोकल जो पॉलिटिकल कंजम्पशन है उसके लिए। लेकिन अफगान तालिबान जब से हुकूमत में आए हैं तो वो बाकायदा यानी उनकी तरफ से जो बॉर्डर पोस्ट हैं पाकिस्तान के, उन पे हमले हो रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न जो हमेशा से रहा अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में, वो है इंडिया के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं, और इंडिया नेचुरली वो हमेशा से यानी एक्सप्लॉइट करता है, और अभी भी मेरे ख्याल में जो इंडिया है वो पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात में जो के बीच में जो मामलात हैं वो खराब रहे हैं। और उसमें सिर्फ एक ही मिसाल के आप सोशल मीडिया पे देख लें कि इतने फेक अकाउंट्स बने अफगान तालिबान के नाम से, जिसमें किसी पे हकानी का वो तस्वीर होगी, किसी पे मुल्ला बरादर की, और वो यानी वो कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं ताल्लुकात को। तो सिचुएशन यानी ग्राउंड पे भी खराब है, कंप्लीट जो डिप्लोमेटिक ब्रेक डाउन है, और मुझे बाकायदा लग रहा है कि जो मामलात हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा टीपू साहब, एक बड़ा अहम सवाल जो जिसका जब पार्ट एक रिपोर्ट सामने रखूं, जमीर अहमद सिर्फ मुझे कुछ फिगर्स रखने दीजिएगा रसूल मलिक साहब। सर, पश्तून जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 42% है, ताजिक 27% है, उज़्बेक 9% है, हज़ारा 8% है, और फिरका वाराना एतबार से अगर देखा जाए तो 89% जो है वो सुन्नी और 11% शिया है। लेकिन अगर आप काबीना का बैलेंस देखें अफगान तालिबान की, तो वो 49 रुकनी काबीना के अंदर 2 ताजिक हैं, 2 उज़्बेक हैं, 2 बलोच हैं, 1 नूरिस्तान से है। इसका मतलब ये कि 41 पश्तून है। तो ये काबीना तो किसी तरीके से बैलेंस नहीं है। ये कितना असरअंदाज हो सकता है तालिबान के ऊपर? हम रिजीम चेंज की जब बात करते हैं तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, जो इम्बैलेंस है पूरा एक काबीना के अंदर, एक पावर के अंदर, ये तालिबान को इम्पैक्ट कर सकता है? इसका कोई इफेक्ट होगा? जो इनके डायनेमिक्स हैं, यानी आपने जिस तरह के इतने वहाँ पे जो ग्रुप्स है उस हवाले से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है वो टेररिज्म के हवाले से होना चाहिए, और अफगानिस्तान में वहाँ जो भी हुकूमत में हो वो अपना मुल्क संभाले, अपना मुल्क चलाए, वो उनका ही कंसर्न होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पे अब इशू बना है वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, और वो सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं कि हमले हो रहे हैं, बल्कि उसकी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो पश्तून इलाका है वहाँ पे जो सोशल अनरेस्ट हम देख रहे हैं कि वहाँ पे यानी ये जो रियासत और मकामी लोगों के बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हम देख रहे हैं इस मिलिटेंसी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा यानी उसमें शिदत आ रही है।
तो मल्टीपल जो हमारे हैं यानी फैक्टर्स जिसकी वजह से यानी मिलिटेंसी की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, फॉल्ट लाइंस पैदा हो रही हैं जिनको पाकिस्तानी तालिबान मुसलसल एक्सप्लॉइट कर रही हैं। हाँ, जहां तक रिजीम चेंज की बात है तो मेरे ख्याल में इन केस अगर पाकिस्तान इस ऑप्शन की तरफ जाता है तो उसमें नेचुरली जो नॉन पश्तून है अफगान अपोजिशन के लोग वो अभी भी यानी मेरी कुछ इतलात हैं कि वो राब्ते में है, तो वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान को बाकायदा सपोर्ट देना शुरू कर दें। और सिर्फ नॉन पश्तून नहीं बल्कि पश्तून भी कुछ ऐसे हैं वहाँ के सीनियर जो लीडर गुजरे हैं पिछली हुकूमतों में, उनका भी टिल्ट है पाकिस्तान की जानिब कि इन केस अगर पाकिस्तान सीरियसली जो रिजीम चेंज वाला ऑप्शन है वो परसू करता है अफगानिस्तान में। बाद हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। पाकिस्तान डिबेट में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान डिबेट में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है मेहमानों के एक बड़े पैनल से। जमील अहमद साहब, 3 रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, अगर मैं आपके सामने वो रख दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की 36वीं मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 कहती है कि तालिबान हुकूमत और TTP और अलकायदा को भरपूर मामलत की जो है इसमें तस्दीक हुई है। इसमें बताया गया है कि तालिबान के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने काबुल में TTP कलदम तहरीक तालिबान के रहनुमाओं के लिए 3 गेस्ट हाउसेस दिए, उन्हें मूवमेंट पासिस दिए, असले के लाइसेंस दिए, गिरफ्तारी से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया। सिगार की 66वीं रिपोर्ट है, सिमाही रिपोर्ट जनवरी 2025 के मुताबिक अफगानिस्तान में 6500 से लेके जो है 7000 तक TTP जंगजू मौजूद हैं। 12 अहम अलकायदा रहनुमा भी अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। सिगार की इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान दाइश, खरासान, अलकायदा और TTP को महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं। जबकि यूनामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट शामिल है, उसमें कहा गया कि साफ़ियों की 256 गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और 130 तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, जबकि 75 जर्नलिस्टों को धमकियाँ दी गई हैं। अमेजिंग मलिक साहब, इसका मतलब इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली है वो अफगानिस्तान के अंदर हर वक्त ही होती है। तालिबान 2.0 कुछ उससे भी आगे निकल गए हैं जो तालिबान 1.0 थे। जमील अहमद खान साहब की तरफ मलिक साहब अगर जी जमील साहब। जी, आपने जो सवाल किया इसमें देखिए, इसमें मुज़म्मर क्या क्या चीजें हैं। बात यह है कि दो ज़ावियों से इसको देख लिया जाए। क्या अफगान तालिबान अपने ही हालात और वाक़यात के कैदी बन गए हैं? Have they become the slave of their own circumstances? मेरा मानना यह है कि काफी हद तक ये दुरुस्त है, इसलिए कि जो इनकी हम आहंगी तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ है और जिस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी, जिस तरीके से उनका बैत एक ही मुर्शिद पर, जिस तरीके से वो अब एक दूसरे के जो इतलात आ रही हैं, क्या बाकी दोस्त उसको मजीद उस पर तबसरा कर सकते हैं कि उसमें यहाँ तक कि वो एक दूसरे को जंगजू भी प्रोवाइड करे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो हालिया वाकयात हुए हैं उसमें अफगान शहरी शामिल हैं, सुसाइड बम्बिंग में भी, दूसरे मामलात में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये 2 बातों की तरफ इशारा करता है। नंबर 1 कि अफगान तालिबान नहीं चाहते कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और मैंने उसका आपको बता दिया कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन और 2 एग्रीमेंट के हवाले से वो उस पर कायम नहीं रहना चाहते हैं। क्या उनकी कोई मजबूरी है? 2 एग्रीमेंट में उनको कहा गया सालिसों की तरफ से कि अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ मावनत की जरूरत है, वो मावनत देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस मामले को हल करने के लिए TTP से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। अब वो उस चीज के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, ये कल की तो बात है। जवाब आमिर मुत्तकी साहब ने इस चीज को फरमाया है कि उनका वो हमसे क्यों कहते हैं कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को हम कंट्रोल करें, मतलब उसको दूसरा रुख वो ले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान हमारे साथ गेम कर रहा है। जब बात इस नौबत पर और इस नहज पर पहुंच जाए तो उधर से फिर एक और बड़ा सवाल उभरता है कि हालिया दिनों में ऐसी कौन सी उनकी तबीयत में अचानक बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई कि पाकिस्तान में इस साल 600 से ज्यादा बड़े सीरियस किस्म के टेररिस्ट एक्ट हुए, जिसमें बहुत सारी हमारी शहादतें हुई। और पाकिस्तान कोई उसको शौक तो नहीं था। हम तो समझते हैं कि आम अफगानी हमारे भाई हैं, उनसे हमारी शराकतदारी है, मजहब की है, जुबान की बहुत सारे लिहाज से है, हमारे तौर तरीकों की बहुत सारे लिहाज से है। और अगर अफगानिस्तान के आम अवाम तंग होते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, तो पाकिस्तान को भी उससे प्रॉब्लम होती है। अफगानिस्तान जब डिस्टेबलाइज भी होता है
अब जो ये जिस रुख के तरफ मामला चल निकला है कि सालिसों के सामने भी एक्सपोज हो गए, और आपने खुद अभी इस चीज पे तब बयान किया कि अब तो ओआईसी के तमाम कंट्रीज पर एक सबूत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ दिए हैं, वो बड़े साइंटिफिक तरीके से दिए हैं, और सालिसों के पास है अभी वो, और वो सालिस जाहिर है तमाम पूरी दुनिया की इस पर नजर है, और खासतौर पर इस्लामिक ममालिक जो चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला पैच हो जाए। क्या कोई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम है इस्लामी दुनिया के लिए कि एक और प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया का अमल इसमें अब बहुत ज्यादा आगे आ गया है, क्योंकि रॉ की सबसे बड़ी बजटिंग, सबसे ज्यादा फंडिंग जो है इस काम के लिए कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरह इस्तेमाल हो रही है, वो दोबारा अपने वही खोए हुए जो काउंसलेट हैं, वही तरीकाकार उसको हासिल करके जो करना शुरू कर दिया है उन्होंने मुत्तकी साहब के उस दौरे के बाद। तो उसके बाद जाहिर है मुझे तेजी नजर आ रही है, और फिर होगा क्या, क्योंकि मल्टीलैटरल तरीके से मॉनिटरिंग टीम की आपने मिसाल दी, मैंने भी बताया था, तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी एक रिकॉर्ड है, अब ये तमाम सबूत है, और हमारी इस्लामी दुनिया और हमारे सालिसों के पास ये सबूत है। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया जो अगर उनको लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो फिर दुनिया हक बजानिब होगी कि मल्टीलैटरल फोर्सेस के जरिए फिर दोबारा वही हशर हो अफगानिस्तान का। पाकिस्तान कब ये चाहता है? पाकिस्तान ने तो पहले भी इसमें सफर किया है, फिर अफगानिस्तान में जो है लोग फिर भागेंगे, वहां से पाकिस्तान की तरफ आएंगे, दूसरे मुल्कों की तरफ आएंगे, भूख और अफलास और बढ़ेगी। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क जिसमें कि $433 पर कैपिटा इनकम है, वहां की 82% लोग $1 से कम की उनकी आमदन है। तो जब जो अफलास और गुर्बत बढ़ेगी तो लोग उधर से और फिर उन पर अगर सख्ती भी की जाएगी, क्योंकि अमेरिका में भी ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है इंटेलिजेंस की तरफ से कि अब जिस तरीके से वहां टेररिस्ट ग्रुप पनपना शुरू हो गए हैं, अमेरिका भी उस खतरे में आ गया है और दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज भी। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो तमाम सिक्योरिटी काउंसिल की जो पहले फैसले हैं, दोहा एग्रीमेंट है, तो वो मल्टीलैटरल एक्शन की तरफ फिर लेके जाते हैं और दुनिया फिर इस मामले में हक बजानिब होगी वो एक्शन करने में। और पाकिस्तान क्योंकि सबसे ज्यादा डसा हुआ है इस मामले में कि 4 साल तक पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करता रहा और अब 4 साल के बाद उसने अपने बजोरे बाजू कोशिश की है कि भाई बता दें, अभी सिर्फ झलक दिखलाई है। और पाकिस्तान ने तो कह दिया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हम अब इस मामले में स्पेयर नहीं करेंगे, हम जहां जहां से हम पर हमला होगा वहां वहां हम अपने बिल्कुल उन्हीं ठिकानों पर हमला करेंगे। फवाद, चूंकि 8 से 9 तक ये पाकिस्तान डिबेट का पहला हिस्सा था, इसमें हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप सुनेंगे खबरनामा आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन 10 से 11 पाकिस्तान डिबेट के दूसरे हिस्से में इसी मौजू पर हमारे साथ यही मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा।